सेल के अंदर किस तरह से स्टोर होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, और डीएनए की अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। यानी डीएनए तो एक मॉलिक्यूल का नाम है, उसमें कोई हिस्सा जीन होता है और कोई हिस्सा जीन नहीं होता, तो इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जहन में रखिए, मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए आपके सामने जो है एक लेट से कि अगर मेरे पास एक क्रोमोसोम हो और इसको मैं पूरी तरह ओपन कर दूं, तो जाहिर है कि ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो मैं प्रोटीन्स रिमूव कर दूं तो बाकी बच जाएगा डीएनए। तो क्या ये सारा डीएनए जो है ये जीन होता है? नहीं, डीएनए जो है वो एक केमिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए क्या है? एक मॉलिक्यूल का नाम है, एक 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 बायोमॉलिक्यूल है, जो बेसिकली क्या है, पॉलीमर ऑफ डीएनटीपी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, यूकेरियोट्स में जाहिर है डबल स्टैंड होता है, तो दो पॉलीमर्स मिलते हैं, मैं इसको यूं कर देता हूं, टू पॉलीमर्स ऑफ DNTPs intertwined with each other, intertwined with each other. So this is what DNA is. लेकिन क्या डीएनए और जीन में क्या फर्क होता है? जीन क्या है? जीन की बहुत सारी डेफिनेशंस हिस्टोरिकली चलती रही है, लेकिन जो इसकी आज के दिन जो डेफिनेशन है, और इस पर हम बाद में इंशाल्लाह बात भी करेंगे कि आज जो डेफिनेशन है वो क्यों है। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए segment of DNA that can be transcribed into RNA। अब RNA से यहां मैं मुराद दे रहा हूं कोई भी RNA मॉलिक्यूल, सिर्फ mRNA नहीं। ठीक है, तो ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन चेंज होती रही है। पहले ये था कि जीन क्या है? ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जिससे प्रोटीन बन सकती हो, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे डीएनए के सेगमेंट्स हैं जिनसे आरएनए बनता है लेकिन प्रोटीन नहीं बनती। ठीक है, जैसे कि टीआरएनए है, तो टीआरएनए से कोई प्रोटीन नहीं बनती। आरएनए की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि देयर इज एमआरएनए, देयर इज टीआरएनए, और ये मशहूर 3 टाइप्स हैं जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। एंड देयर इज rRNA, द राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, बट देयर आर many other types। ठीक है, मिसाल के तौर पे वी नो देयर इज miRNA और माइक्रो आरएनए, देयर इज snRNA। ठीक है, देयर इज hnRNA and various other types. There is circRNA, pathetic. circRNA, etc. There are many different types of RNA। और ये चूंकि आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये रिलेटिवली रीसेंट डिस्कवरीज हैं, तो इस वजह से हम जीन की डेफिनेशन को सिंपलीफाई कर दिया गया है। अब जीन क्या है? ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू एनी टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, अभी भी अगर आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो ये डेफिनेशन डिफरेंट तरीके से हो सकती है, और ये हम आगे देखेंगे भी मजीद। ठीक है,
तो अब मिसाल के तौर पे एक क्रोमोसोम है, मैंने उसको ओपन किया, ये ऊपर जो सुर्ख लाइन लगी हुई है, तो इस क्रोमोसोम पर क्या ये सारा का सारा डीएनए जो है ये जीन है? नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ वो पीस जीन कहलाएंगे जिनसे आरएनए बन सकता है। लेट्स से एक जीन यहाँ पे है, लेट्स से एक जीन यहाँ पे, लेट्स से एक जीन यहाँ पे है। ठीक हो गया? तो बाकी डीएनए क्या है? बाकी डीएनए को आमतौर पे हम कहते हैं, आमतौर पर इंटरजीनिक डीएनए। बाकी जो डीएनए है, इट इज जनरली कॉल्ड एज इंटरजीनिक डीएनए। ठीक हो गया? तो देयर इज डीएनए व्हिच इज कॉल्ड जीन्स, और वो डीएनए क्या होता है जिससे आरएनए बन सकता हो, और देयर इज इंटरजीनिक डीएनए। ठीक है? अब साइंटिस्ट ने ये देखा है कि हर ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स हैं उनकी डेंसिटी मुख्तलिफ होती है। ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर बैक्टीरिया वगैरह को देखा जाए तो वहां पर आमतौर पे जीन्स के दरमियान गैप्स नहीं होते। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो ड्रा किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, ये जीन 3 है, और इन तीनों जीन्स के दरमियान गैप्स हैं। यहाँ पे एक छोटा स्मॉल गैप है, ये वाला, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। ठीक है? लेकिन मिसाल के तौर पे बैक्टीरियल जो जीनोम है उसको जब देखा गया तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि आमतौर पे उनके दरमियान, जीन्स के दरमियान गैप्स नहीं होते। ठीक है? और इसी तरह ह्यूमन जब जीनोम को देखा गया तो साइंटिस्ट ने देखा कि ह्यूमन जीनोम में जीन्स के दरमियान बहुत सारा इंटरजीनिक डीएनए मौजूद होता है, इनके गैप्स मौजूद होते हैं। ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? ये ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे इसीलिए ये वर्ड यूज हुआ है, जीनोम साइज एंड डेंसिटी। तो जीनोम साइज, पहले हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी का मतलब ये है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल, एक गिवन लेंथ के डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कितने जीन्स हैं। जितने ज्यादा जीन्स होंगे उतनी जीन डेंसिटी ज्यादा होगी, जितने कम जीन्स होंगे उतनी जीन डेंसिटी कम होगी। तो साइंटिस्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप तलाश किया, वो ये था कि जितना ऑर्गेनिज्म ज्यादा कम्प्लेक्स होगा उतना उसकी जीन डेंसिटी कम होगी, जितना ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होगा उतनी जीन डेंसिटी कम होगी। और ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 4 ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिए हुए हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। इकोलाई सिंपलेस्ट, सैक्रोमाइसिस उससे कम्प्लेक्स, ड्रोसोफिला उससे कम्प्लेक्स, और ह्यूमंस उससे ज्यादा कम्प्लेक्स। And you are looking at 4 different genomes here, and you are looking at 60,000 base pair segment of DNA. लेकिन इस 60,000 बेस पेयर सेगमेंट में आप देखें इकोलाई में कितने जीन्स हैं। ये जो जितना ग्रीन नजर आ रहा है ये जीन्स है। आप देखेंगे इकोलाई में आमतौर पर बहुत थोड़े गैप्स हैं, थोड़े गैप्स हैं। ये जो व्हाइट एरियाज नजर आ रहे हैं, आमतौर पर एक जीन खत्म होता है तो साथ ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो लिहाजा 60,000 बेस पेयर के अंदर टोटल 57 जीन्स हैं। सैक्रोमाइसिस यीस्ट के अंदर सेम लेंथ ऑफ डीएनए में कितने जीन्स हैं? 31। तो जीन डेंसिटी कम हो गई, और आप उसको देख भी सकते हैं। यहाँ आप गैप्स देखें, ज्यादा है। यहाँ आप कंपेयर करते जाएं इसको लेंथ टू लेंथ इकोलाई के साथ, आप देखेंगे कि इसमें गैप्स कहीं ज्यादा है और बड़े गैप्स हैं। मिसाल के तौर पे ये एक बड़ा गैप है, इकोलाई में इतने बड़े गैप मौजूद नहीं है, इतने बड़े भी इवन मौजूद नहीं है। ठीक है? लेकिन इसमें बड़े बड़े गैप्स मौजूद है। अब आ जाए ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में अगर आप देखें तो इतनी ही लेंथ के अंदर 9 जीन्स है। ठीक है? तो मजीद जीन डेंसिटी कम हो गई। और अब आप देखें कि ये आप इसमें देखें ग्रीन एरियाज ना होने के बराबर है, बहुत थोड़ा ग्रीन एरिया आपको नजर आ रहा है।
और बाकी सारा जो है या वाइट है या डिफरेंट और कलर्स है। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे इसका क्या मतलब है डिफरेंट और कलर्स का, फिलहाल ये मकसद नहीं है इसकी तस्वीर में डालना। फिर उसके बाद ह्यूमन का 60,000 बेस पेयर का स्ट्रेच है और उसमें आप देखें सिर्फ 2 जीन्स हैं। तो आप देखें ऑर्गेनिज्म जितना कम्प्लेक्स होता जा रहा है, जीन्स की तादाद, जीन की डेंसिटी उतनी कम होती जा रही है। तो ये जो रिलेशनशिप है जीन डेंसिटी का ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी के साथ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। यानी साइंटिस्ट ने ये देखा कि आमतौर पर जितने मर्जी उन्होंने हजारों की तादाद में ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को स्टडी किया है और उन्हें ये पता चला है कि ऑर्गेनिज्म ज्यादा कम्प्लेक्स हो तो उसकी जीन डेंसिटी कम होती है। अब अगर एक चीज बार बार एक ही तरीके से नजर आ रही हो तो इसका मतलब है कोई ना कोई फायदा नुकसान है इसमें, इसलिए कोई ना कोई इसके अंदर डिजाइन है, कोई ना कोई इसके अंदर पर्पस छुपा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स जीन डेंसिटी कम, ऑर्गेनिज्म सिंपल जीन डेंसिटी ज्यादा। इसका मतलब है कोई ना कोई पर्पस छुपा हुआ। ठीक हो गई बात। अब वो पर्पस क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक कोई सवाल आपने करना है? आपके माइक्स जो है वो जी, यहां तक कोई सवाल आपने करना है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, अच्छा गुड है। क्लियर है। अब जो है ये जो रिलेशनशिप है इसका मतलब क्या है? बेसिकली आप देखें कि अगर जीनोम बड़ा होगा, मिसाल के तौर पे, अब अगर जीन डेंसिटी कम होगी तो इंसानों में 20,000 जीन होते हैं, तकरीबन 20 से साइंटिस्ट का एस्टिमेट ये है इंसानों में टोटल 20,000 से 25,000 जीन है। अब अगर जीन डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ा जीनोम चाहिए इतने जीन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है हमें छोटा जीनोम चाहिए, हमें छोटा जीनोम चाहिए जीन्स को मैनेज करने के लिए। और यही वजह है कि इकोलाई के जीनोम साइज जो है 4.6 MB है और टोटल नंबर ऑफ जीन्स 4400 है। जी, तो यही वजह है कि इसमें 4.6 MB का जीनोम है और नंबर ऑफ जीन्स है 44। अब इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 4.6 MB का मतलब होता है, MB का मतलब होता है 10 की ताकत 6। ठीक है, इसको मैं अगर खोल के लिखूं तो इसका मतलब होगा 46 लाख। ठीक हो गया? ये लिखा है नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं? 4400। मैं ना आसानी के लिए इसको 4600 कर देता हूं ताकि हम इसे आसानी से डिवाइड कर सकें। अब इनको अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे क्या पता चलता है? 1000 आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इकोलाई में जीनोम साइज और नंबर ऑफ जीन्स को डिवाइड करें तो 1000 आंसर आता है। अब देखते हैं इंसानों में क्या है। इंसानों का जीनोम साइज होता है 3 GB का मतलब है 3 के साथ 9 सिफर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मैं डिवाइड करूं, कितने जीन्स हैं? 20 से 25,000। मैं आसानी के लिए 30,000 कह देता हूं जीन्स।
1 2 2 3 3 4। 4 अब मैं इसको 5 डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? 1,00,000। 1 lakh 1 lakh। इसका मतलब ये है, मैंने यहाँ पे जो जीनोम और नंबर ऑफ जीन्स की रेशो ली तो जवाब आया 1,00,000। बैक्टीरिया का जीनोम और नंबर ऑफ जीन्स की रेशो ली तो 1,000 जवाब आया। ठीक है। हाँ जी। यस सर। अब ये जीनोम साइज का मतलब क्या होता है? जीनोम साइज का मतलब होता है कि अगर फर्ज करें मैं एक डीएनए का टुकड़ा लिखता हूं, मैं लेट से लिखता हूं A T C G C C T A T A A लेट से। अब मैं पूछता हूं इसका साइज क्या है, तो आप मुझे कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका साइज है 11 बेस पेयर। ठीक है। अगर फर्ज करें एक ऐसा टुकड़ा है जिसका साइज जिसमें 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हो, तो मैं पूछूंगा साइज क्या? आप कहेंगे 1 KB। के मींस किलो, किलो मींस 1000, ये आपको पता हो। अगर एक ऐसा टुकड़ा हो डीएनए का सीक्वेंस जिसका जिसके साइज बाद 10 लाख हो, तो उसका 1 lakh 1 MB। हाँ 1 MB 1 का million मतलब है 10 लाख। मेगा का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है। इसी तरह 1 GB, इसका मतलब है 1 GB का मतलब है 1 गीगा बेसिस। 1 का मतलब gigabyte। होता है बिलियन। ठीक है, बिलियन। ठीक हो गई बात। तो ये यस सर। दिस इज हाउ वी बेसिकली जब साइज की हम बात करते हैं इसका मतलब है कितने न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक हो गई बात। प्लीज भाई का ऑफ कर। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये यस सर। है। हाँ जी। तो अब ये जो मैंने रेशियोज लिखी हैं, मतलब 3 GB का मतलब है 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। तो इंसान का जीनोम 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स का है। 4.6 MB का मतलब है 46 लाख न्यूक्लियोटाइड्स। तो बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो 46 लाख न्यूक्लियोटाइड्स का है। ठीक हो गई बात। अब इसको मैंने जब नंबर ऑफ जीन्स पे डिवाइड किया तो इधर मेरे पास 1000 आ रहा है, इधर मेरे पास 1,00,000 आ रहा है। अब सवाल ये है कि एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? जीन का भी तो आखिर कोई साइज होता होगा ना। तो आमतौर पर जो जीन्स हैं उनका साइज, एवरेज साइज, देयर कैन बी जीन्स विच आर वेरी वेरी लार्ज एंड देयर आर जीन्स विच कैन बी वेरी वेरी स्मॉल, बट एवरेज साइज किसी भी जीन का 1000 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। कितना होता है? 1000 निकले थे। 1000 न्यूक्लियोटाइड। मैंने दे दिया, खुलिएगा। 1000 न्यूक्लियोटाइड्स का जो जीनोम है। अब आप सोचें ये कितने न्यूक्लियोटाइड बनते हैं? जब हमने नंबर ऑफ जीन्स को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे डिवाइड किया तो 1000 आया, है ना? एक हाँ जीन जी। का साइज कितना होता है? यस सर। यस सर। 1000 होता है। लिहाजा इसका मतलब है जितने एक जीन पर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं उतने ही यहाँ पर मौजूद हैं, एवरेज साइज। इसका मतलब है इक्वलाई के जीनोम में गैप्स नहीं होंगे। नहीं होंगे। ठीक है, वो ही आप हाँ यहाँ जी। पे देख भी रहे हैं कि थोड़े बहुत गैप्स हैं। ठीक है। अब यस सर। इंसानों का जो रेशो आई है वो 1 सर लाख। दोबारा रिपीट कर दे। देखें, जब मैंने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को टोटल नंबर ऑफ जीन पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया? 1000। 1000 क्या होता है? एक जीन का साइज होता है। ठीक है। हाँ जी। तो इसका मतलब यस सर। जितना मेरे पास ये नंबर आ रहा है उतना ही जीन का साइज है, लिहाजा इक्वलाई के जीनोम में गैप्स नहीं होने। नहीं होंगे। ठीक हो गई बात। हाँ जी। उसके मुकाबले में जब मैंने यही काम इंसानों के जीनोम पे किया तो मेरे पास 1,00,000 है। इसका साइज हाँ इंसान जी। एवरेज 1000 ही होता है। मैं कम। जब 1000 में डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आता है वो आता है 100 आंसर। हाँ जी। है ना? इसका मतलब है इसमें तक कि दूसरे लफ्ज में यूं कह ले
मतलब मैं आसान जबान में समझाना चाहता हूँ, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता। ये कितने न्यूक्लियोटाइड है? 1,00,000 न्यूक्लियोटाइड है, रिप्रोडक्ट सही है ना? इनमें से कितने न्यूक्लियोटाइड में जीन है? 1,000 में जीन्स है, ऐसे ही हुआ। 1 यस लाख सर, ऐसे ही है। 20,000 जीन्स पर मुश्तमिल। तो बाकी जो बचेंगे वो कितने हैं? 99,000। 99,000 न्यूक्लियोटाइड में जीन मौजूद नहीं। इसका मतलब है अगर मैं एक डीएनए सीक्वेंस लिखूं 1,00,000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल, तो उसमें से 1,000 न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे होंगे जो जीन होगा, बाकी हाँ जी सारा इंटरजीनिक डीएनए होगा। हाँ जी, क्या पूछना है? कुछ पूछना है आपने? तो इसी वजह से यहाँ पर आप इसी बात को ही देख सर रहे जी हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यहाँ तकरीबन 60,000 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच है और आपको सिर्फ 2 छोटे जीन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर अच्छा, अब इसका फायदा नुकसान क्या? आखिर ऐसा क्यों है कि हायर ऑर्गेनिज्म में जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनके दूर होता है होते हैं, और जो कम्प्लेक्स जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनमें जीन्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं? ऐसा क्यों है? इसकी इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? अब आप सोचें, जितना बड़ा जीनोम होगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो उतना ज्यादा टाइम और एनर्जी खर्च होगी रेप्लिकेशन करने के लिए। यस सर जितना छोटा जीनोम होगा उतना वहां पर टाइम और एनर्जी कम खर्च होगी कम रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है? हाँ जी तो फिर यानी कि अगर एनर्जी के इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसका मतलब है जीनोम का जीन डेंसिटी का ज्यादा होना फायदेमंद है, जिसका मतलब है छोटे जीनोम में ज्यादा जीन्स होंगे। ठीक है? तो फिर ये फायदा इकोलाई ने तो उठाया है, लेकिन वॉइस नहीं आ रही सर जी। उठाया हुआ। जी, क्या पूछा है? तो ये फायदा इकोलाई ने तो उठाया, इंसानों ने क्यों नहीं उठाया ये फायदा? अच्छा, अब दूसरा भी एक मसला है। जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है, जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है तो जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आती हैं। जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आती हैं। वो जो म्यूटेशंस हैं वो जीन्स के स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं, उससे बनने वाली प्रोटीन्स हो सकता है फॉल्टी हो। अब अगर म्यूटेशंस इतनी इतनी ज्यादा जीन्स में आ जाएं तो उसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो फॉल्टी होंगे। जब वो ऑर्गेनिज्म फॉल्टी होंगे तो एवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा बीएससी वगैरह में, तो आपको पता है कि नतीजे में स्पीशीज का जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है? अगर जीन्स में म्यूटेशंस आ जाए बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि जीन डेंसिटी ज्यादा होने का फायदा ये है कि खर्चा कम होगा एनर्जी का, लेकिन नुकसान ये है कि जब रेप्लिकेशन होगी तो जीन्स के अंदर म्यूटेशन ज्यादा होगी। अगर जीन डेंसिटी कम होगी, इंटरजीनिक एरिया ज्यादा होंगे, तो म्यूटेशंस कहाँ होगी? इंटरजीनिक एरियाज में ज्यादा होने का चांस है। अब वहां पे म्यूटेशन हो भी जाए तो जो प्रोटीन्स बननी है उनमें तो कोई मसला नहीं होगा ना। मसला नहीं होगा जी, तो अब ये एक फायदा है जीन डेंसिटी कम होने का। वो क्या फायदा है? एनर्जी कम खर्च होती है। एक फायदा है जीन डेंसिटी ज्यादा होने का, और वो क्या फायदा है कि म्यूटेशंस जो है वो म्यूटेशन के बाहर होंगी, इंटरजीनिक रीजन्स में होंगी। क्लियर हो गई बात? यस सर तो अब लगता ये है कि जो ऑर्गेनिज्म सिंपल है उन्होंने पहले वाला फायदा चूज किया है, और वो क्या है कि कम खर्च में काम हो जाए। और जो ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स है उन्होंने कहा खर्चा चाहे ज्यादा हो जाए, गलती लेकिन म्यूटेशन
गलतियां जीन्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, म्यूटेशन हाँ। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गई बात? तो अब यस सर। ये उन्होंने ये वाला क्यों चूज किया और जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उन्होंने दूसरा फायदा क्यों चूज किया? इसकी वजह ये है कि इकोलाई जो है वो हर 20 मिनट में डबल हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर इकोलाई के सेल्स हमारे पास हों 10, तो 20 मिनट बाद वो 20 होंगे, उससे अगले 20 मिनट बाद वो 40 होंगे, उससे अगले 20 मिनट के बाद वो 80 होंगे, उससे अगले 20 मिनट के बाद वो 160 होंगे। लेकिन अगर इंसान 10 हो तो इंसान जो है, इंसानों के 10 से 20 होने पर 20 होने में तकरीबन 50 साल लगते हैं। समझ आइए बात की? क्योंकि इंसानों का रिप्रोडक्शन रेट बैक्टीरिया के या सिंपल ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन रेट से कहीं बहुत ज्यादा सुस्त होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी पॉपुलेशन बहुत स्लो बढ़ती है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो जेनेटिकली डिफेक्टेड हो। लिहाजा वो कहते हैं कि एनर्जी का खर्चा चाहे ज्यादा हो जाए, लेकिन हमारा जीनोम इस तरह का होना चाहिए कि म्यूटेशंस जीन से बाहर हों, म्यूटेशंस इंटरजीनिक एरियाज में हो। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट है, जो हर 20 मिनट बाद डबल हो रहे हैं, उनमें अगर आधे भी जेनेटिकली डिफेक्टेड हो तो उनकी स्पीशीज का सर्वाइवल खतरे में नहीं पड़ता। पड़ जाता नहीं पड़ता। समझ आइए? क्योंकि वो इतनी तेजी से ग्रो करते हैं कि अगर उनमें बहुत ज्यादा जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हों, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही कोई आप मसला तो। नहीं होगा। जी क्या कहा? आवाज नहीं आ रही आपकी सर हमारे पास। सर मैंने क्वेश्चन करना है। जी करें। सर ये कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात फिर रिपीट करें। बस इतना ज्यादा तफसील से मैंने बताया, आप रिपीट करवा रहे हो। नहीं सर, सर नहीं सर, जस्ट यही बात, ये जो गैप वाली बात है ना, यही बता दें। ये तो समझ आ गई थी ना कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनके जीन के दरमियान गैप्स कम होते हैं। यस सर। जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके जीन्स के दरमियान गैप्स ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं। ठीक हो गई बात? यस सर। जब Yes. गैप्स कम होंगे तो इसका मतलब है छोटे जीनोम में ज्यादा जीन्स होंगे। जब Yes, गैप्स sir. ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है उतने ही जीन्स के लिए आपको बहुत बड़ा जीनोम चाहिए होगा। इसका Yes, मतलब sir. है, और छोटे जीनोम को रेप्लिकेट करने में एनर्जी का खर्चा कम है, बड़े Yes, जीनोम sir. को रेप्लिकेट करने में एनर्जी का खर्चा ज्यादा है। ज्यादा। Yes, जो sir. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी का खर्चा ज्यादा क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं करना चाहते जब हैं। डीएनए रेप्लिकेट करता है तो म्यूटेशंस होती हैं जीन्स के Yes, sir. गैप्स का फायदा ये है कि वो म्यूटेशंस जो है जीन से बाहर होंगी, इंटरजीनिक एरिया। इंटरजेनिक एरिया। ठीक हो गई बात? जबकि Yes, sir. चूंकि बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, सिर्फ 20 मिनट में इसकी तादाद डबल हो जाती है। इंसानों की तादाद डबल होने में 50 साल लगते हैं, इकोलाई की तादाद Yes, sir. डबल होने में 20 मिनट लगते हैं। तो अब अगर वो इतनी Yes, तेज sir. है कि उसके अगर ऑफस्प्रिंग्स में जेनेटिक डिफेक्ट्स होंगे भी सही म्यूटेशन की वजह से, तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनकी पॉपुलेशन बहुत स्लो बढ़ती है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। कि उनके बच्चे जेनेटिकली डिफेक्टेड हों, जिसके नतीजे में उनकी स्पीशीज का सर्वाइवल खतरे में पड़ सकता है। क्लियर हो गई बात? Yes, यस sir. सर। हाँ Yes, जी। sir. अच्छा, अब मैं Thank you. ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। मैं दोबारा आपको लिंक भेजूंगा, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे क्योंकि 40 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। यस।